इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। मशहूर फिल्म पुष्पा का डायलॉग है, फ्लावर नहीं फायर है ये। आज हंसी आ रही है और यही डायलॉग याद आ रहा है ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स की ये पूरी जो जंग या संकट जो पैदा किया गया उसको लेकर कि ईरान को समझा था कि वो फ्लावर है लेकिन निकला वो फायर। आज पूरे पश्चिम एशिया नहीं, पूरे जो दुनिया की राजनीति है उसका जो ऑर्डर है ऐसा लगता है वो बदल गया है। आप ये सोचिए कि एक कमज़ोर देश, एक ऐसा देश जिस पर दशकों से आर्थिक पाबंदियां लगी हुई हैं, जिसका सामाजिक और राजनीतिक एक तरह से बहिष्कार या आइसोलेशन की स्थिति है, उस देश ने न सिर्फ कि इजराइल बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स यानी दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर, उन दोनों को हरा दिया है। सीधे तौर पर आयतुल्लाह खामनेई ने जो वहाँ के सुप्रीम लीडर माने जाते हैं, उन्होंने कुछ ही घंटे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये सीज फायर का ऐलान किया, मैं आपको कुछ ही देर में पढ़ के सुनाती हूँ कि उसके शब्द और बहुत अहम मायने हैं। आपने ज़रूर ये तो सुन लिया होगा जो अनाउंसमेंट है सीज फायर का, लेकिन हर एक शब्द के मायने क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले ये सुनिए आपके आयतुल्लाह खामनेई ने जो ये कहा कि जो लोग ईरानी लोगों को, उनके इतिहास को जानते हैं, वो ये जानते हैं कि ईरानी राष्ट्र ऐसा राष्ट्र नहीं है जो हार मान लेता है। वाकई सलाम है ईरान को, ईरान की हिम्मत को, ईरान की जो एक तरह से उसका स्वाभिमान है, जो आत्मसम्मान है। ये सिर्फ एक देश की जीत नहीं है, ये हर उस कमज़ोर और हाशिए पे पड़े हुए समाज और देश की जीत है जो कि पूरे तरीके से ये जो इम्पीरियलिस्ट पावर है उसके सामने झुकने को तैयार नहीं है। और उसमें तमाम वो मुस्लिम देश भी शामिल हैं पश्चिम एशिया के लिए, जिनके लिए शर्म और एक तरह से गैरत से मर जाने का दिन है, जो अमेरिका की गुलामी करते हैं, पश्चिमी देशों की गुलामी करते हैं। उस पूरे खित्ते में जिस तरह से इजराइल को एक चौकीदार के तौर पर स्थापित किया था अमेरिका ने अपना, उसकी चौकीदारी भी ख़त्म हो गई है। अब मैं आपको ये बयान पढ़ के सुनाती हूँ, और ख़ासकर आप ये सोचिए कि तब हुआ जबकि कतर में जो यूएस का मिलिट्री बेस है उस पर ईरान ने हमला किया। ब्रेकिंग न्यूज़ कुछ घंटे पहले आई कि देखिए ईरान ने AI writes my copy in कतर के में अमेरिका के जो मिलिट्री बेस है उस पर हमला कर दिया है, और अब इसको तीसरे विश्व युद्ध से कोई नहीं बचा सकता। अब इतना खतरनाक होकर उभरेगा अमेरिका, ईरान को तबाह बर्बाद कर देगा। लेकिन उसके कुछ देर बाद हमने देखा कि ये जो सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह का ये मैसेज लिखा, उसमें लिखा था कि देखिए ईरान ने हमारे ऊपर हमला किया, हमला करने से पहले कतर को बता दिया, इसमें कोई आदमी जख्मी नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, और अब मैं शांति की कामना करता हूँ। मुझे यकीन नहीं हुआ पहले रात को 2 बजे के आसपास जब ये मैसेज देखा कि वाकई इसमें सच्चाई है, जबकि दोबारा जो उनका एक और मैसेज था जिसमें बाकायदा आधिकारिक रूप से सीज फायर का ऐलान किया गया। और उस शब्दों को आप देखिए, ईरान इजराइल के बीच में ये कह रहे हैं कि कंप्लीट और टोटल सीज फायर है, पूरे तरीके से जंगबंदी का ऐलान किया है। और भारत और पाकिस्तान के बाद, जंगबंदी के बाद ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये आदत पड़ गई है। हालांकि ये बात आपको याद दिलाना चाहती हूँ, और आगे कार्यक्रम में इस पर मैं बाकायदा चर्चा भी करूंगी कि क्यों भारत और पाकिस्तान और इजराइल और ईरान के बीच ये जो जंगबंदी है वो अपने आप में बिल्कुल अलग है। कुछ लोग इसको कंपेयर करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई भी मुझे लगता है समानांतरण ढूंढने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कंप्लीट और टोटल सीज फायर है, ईरान ने कंफर्म कर दिया है सीज फायर को, और उन सबको मुबारकबाद दे रहे हैं, कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। ऐसा लगता है कि ये जंग किसी तीसरी पार्टी ने छेड़ी थी, और ये साहब आए अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति, और आके इन्होंने दोनों देशों से बड़े ही प्यारे तरीके से बातचीत की। उन्होंने बताया कि भाई शांति बड़ी अहम चीज़ है, विश्व शांति को बहुत बड़ा खतरा है, और इसलिए आप लोग जो हैं आपस में लड़िए मत और इस मामले को सुलझा लीजिए। ऐसा नहीं लगता, अगर इतिहास आप देखिए, ये इतिहास कितने दिन पुराना है, सिर्फ और सिर्फ 12 दिन पुराना इतिहास है। ये 10, 20, 50, 100 साल नहीं, सिर्फ 12 दिन पुराना इतिहास है, जब अमेरिका के साथ इजराइल और ईरान ये तीनों बातचीत की टेबल पे बैठे हुए थे। अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ ईरान की बातचीत हो रही थी उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। इसी बीच इजराइल ने न्यूक्लियर प्रोग्राम की इस कमेटी की जो अध्यक्षता कर रहे थे उस व्यक्ति को ईरान में, तेहरान में जाके उसकी हत्या कर दी। कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट और प्रोफेसर्स की हत्या कर दी, और ये हमला करके ईरान को उकसाया। ईरान ने फिर मिसाइलों से हमला किया।
जब इन लगातार ये मिसाइलें जब हर रोज़ इज़राइल को नुकसान पहुंचाती रहीं और इज़राइल की जो राजधानी है उसके एक हिस्से को तबाह बर्बाद कर दिया और एक पैनिक की स्थिति पनप गई, हर रोज़ $1 बिलियन खर्च होने लगे और एक तरह से गिड़गिड़ाने लगा इज़राइल, तब यूनाइटेड स्टेट्स ने, अमेरिका ने हमला किया अपने बिलियंस ऑफ डॉलर के जो ये बड़े बड़े लड़ाकू विमान हैं जिनको B-2 विमान कहा जाता है, जिनको बताया जाता है कि पूरी दुनिया इससे सहर उठेगी और पूरी दुनिया जो है उससे कांपने लगेगी कि आखिर इस तरह के बम कैसे बरसाए गए। वो ऐसे बम होते हैं इतने ख़ास कि उन पे वीडियोस बनाए गए जिनको जो करोड़ों लोगों ने देखा कि आखिर इतनी बड़ी ताकत है। वो बम भी ईरान के ऊपर नाकाम हुए और मैं इसलिए कह रही हूँ इस बात को कि वो बम नाकाम हुए। मैंने आपको कल भी वीडियो में इस बात को बताने की कोशिश की थी, समझाने की। और एक बात और समझ लीजिए कि जब ये बम नाकाम हुए तो इज़राइल ने फिर फौरदौ पर उसी जगह पर जहां बताया जा रहा है कि ये क्लेम किया गया, झूठा क्लेम कि ईरान बनाने की कोशिश कर रहा है न्यूक्लियर हथियार, फिर इज़राइल ने हमला किया। अगर वो अरबों खरबों रुपए के उन बड़े बड़े बमों से हमला करके अगर ईरान तबाह बर्बाद हो चुका था, उसका जो न्यूक्लियर कार्यक्रम है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका था, जिस मॉन्यूमेंटल डैमेज के बारे में डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे थे, तो फिर इज़राइल के हमले की ज़रूरत क्यों आन पड़ी कि कोई चीज़ जो तबाह हो चुकी है उसकी और ज़्यादा तबाही कैसे हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये 12 दिन का जो जंग थी इसका खात्मा हो चुका है, इज़राइल और ईरान ये इसके लिए तैयार हो चुके हैं। ईरान ने साफ तौर पर ये कहा कि हमारी कोई मंशा नहीं है कि हम जंग को आगे बढ़ाएं, हम ये जंग चाहते भी नहीं थे। अगर इज़राइल हिंसा का इस्तेमाल रोकता है तो हम भी यहाँ पर जंग खत्म करेंगे। हालांकि इसके बावजूद भी आप ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप के ये कहने के बाद भी विदेश मंत्री का जो बयान छपा उसमें लिखा था कि हमारी कोई रजामंदी नहीं है इस तरह के सीज फायर की, या फिर हम किसी तरीके का जो मिलिट्री हमारा जो ये कार्यक्रम है जो हम हमला कर रहे हैं इसको हम रोकेंगे। लेकिन अगर इज़राइल रोकता है इस इलीगल अग्रेशन को, ये जो आक्रमण कर रहा है गैर कानूनी तरीके से ईरानी लोगों के खिलाफ 4 बजे सुबह तेहरान टाइम के यानी तेहरान के समय के मुताबिक, तो हमारी कोई मंशा ये नहीं है कि हम इस जंग को जारी रखें। यानी अपनी शर्तों पर इस सीज फायर को कबूल किया है ईरान ने। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको चेताती हूँ और ये चेतावनी देती हूँ चेताने के साथ कि ये सवाल जो मैं आगे पूछने जा रही हूँ वो उन सवालों का आप इंतज़ार कीजिए कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के शब्दों पर यकीन किया जा सकता है, क्या इज़राइल पर विश्वास किया जा सकता है। इन गंभीर सवालों के साथ मैं कुछ ही देर में आऊँगी, बल्कि अभी ये सवाल मैं पूछ लेती हूँ जो खासकर सवाल ये हैं जो लोग ये सोच रहे हैं कि क्या अब ये अनाउंसमेंट हो गया है आधिकारिक, क्या इस बात को एक फुल एंड फाइनल सेटलमेंट माना जाए, क्या इस बात को ये माना जाए कि अब पश्चिम एशिया में हिंसा का ये पूरा जो तांडव है, ये नंगा नाच जो हो रहा था ये बंद हो गया है, क्या विश्व शांति की कामना अब हम कर सकते हैं। तो उनके लिए अब मेरे पास ये सवाल हैं आपकी स्क्रीन पर। इससे पहले मैं ये आऊँ इस बात पर कि जो इस हमले का मकसद था वो पूरा हुआ या नहीं। ये 12 दिन का जो हिंसा और जो नुकसान जान का, माल का, समाज में जिस तरह का पूरा मैं कहूँगी कि कानून व्यवस्था की जो स्थिति उत्पन्न हुई, क्या इसका जो मकसद बताया गया था वो पूरा हुआ नहीं। इससे पहले ये सवाल आपकी स्क्रीन पर, क्या इज़राइल और ट्रंप पर ईरान विश्वास कर सकता है, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, क्या इस तरह का सीज फायर का अनाउंसमेंट करना, क्या इज़राइल के ज़रिए अमेरिका की मिली भगत से ये कोई छल तो नहीं है। ये सवाल जायज़ है पूरे तरीके से, क्योंकि आप ये देखिए पिछले 12 दिनों के दौरान 2 बार ईरान के साथ छल हुआ, कपट हुआ, उसके साथ धोखा हुआ, उसके ऊपर हमला किया गया, सोते हुए ईरान के ऊपर हमला किया गया और उसे बहुत भारी नुकसान पहुंचाया गया। सवाल नंबर 3, क्या हम ये मान लें कि ये 12 दिन से जो जंग चल रही थी इसका खात्मा हो चुका है। इसके बाद सवाल यह है कि क्या इस सब के बाद ईरान पश्चिमी एशिया का या इस पूरे बड़े खित्ते का सबसे बड़ा नेता बन के उभरा है, जिसने 2 बड़ी ताकतों को एक तरह से नाक रगड़वा दी। क्या हम ये माने कि ईरान सबसे बड़ा नेता बन के उभर रहा है इस इलाके का। अब ये भी देखना है कि पूरी जंग क्यों हो रही थी, क्या ईरान से बहुत दुश्मनी है इजराइल को। ये सब कुछ घरेलू राजनीति है, ये सब कुछ सिर्फ अपने देश में लोकप्रिय बने रहने के लिए डोनाल्ड ट्रंप से लेकर नेतन्याहू से लेकर
ईरान के राष्ट्रपति और ईरान के सुप्रीम लीडर, इन सब की राजनीति को आप सिर्फ और सिर्फ घरेलू राजनीति के चश्मे से हमेशा देखिए। चाहे मैं यहाँ पर ये विश्लेषण कर रही हूँ कि कौन जीता या कौन हारा, लेकिन ईरान की घरेलू राजनीति को भी समझना उतना ही ज़रूरी है जितना इजराइल की। तो क्या इस जंग में, इस पूरी हार के बाद बेंजामिन नेतन्याहू जो कि सालों से इजराइल की गद्दी पर बैठे हुए हैं, क्या उनकी सत्ता के खंभे नहीं हिलेंगे? क्या उनकी लोकप्रियता कम नहीं होगी? और सबसे अहम सवाल, बहुत ही दुखदाई सवाल, वो ये है कि क्या होगा फिलिस्तीन का भविष्य। पिछले 12 दिनों से आपको पता है जो लोगों का नरसंहार है फिलिस्तीन में वो रुका नहीं है। अभी भी इस सुबह भी अगर आपने न्यूज़ वेबसाइट खोली होंगी तो 25 लोगों को हमला करके मार गिराया गया। फिलिस्तीन में वो लोग जो वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो मदद पहुँच रही थी, भूखे नंगे कंगाल परेशान बदहाल बदकिस्मत वो लोग जो खाने का कटोरा लेकर एक खाने का वहाँ पहुँचे थे, उनमें भी 25 लोगों की हत्या कर दी गई। लेकिन पूरी अंतर्राष्ट्रीय बरादरी में आप ये देखिए, आपने शायद हो सकता है इस हेडलाइन को कहीं देखा भी ना हो, दुनिया की जो सबसे बड़ी 3 हेडलाइंस उसमें शुमार भी नहीं है। मेरा दिल दुखता है और रोता है, और इस बात की मैं हर रोज़ हर घंटे परवाह करती हूँ कि आखिर इस पूरी जंगबंदी के बाद अब फिलिस्तीन का क्या होगा। क्या जो इंटरनेशनल अटेंशन है, जो ध्यान है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का, क्या वो वापस लौटेगा या नहीं। अब मैं आ जाती हूँ गंभीर सवालों पर, और ये गंभीर सवाल ये है कि इस जंग के जो मकसद थे उनका क्या होगा। नंबर 1 सवाल, ईरान के न्यूक्लियाई हथियारों को ख़त्म करना, ये था जंग का पहला गोल, पहला मकसद। दूसरा मकसद जिसको छिपाने में कोई भी कोशिश नहीं की गई, वो था ईरान में सत्ता पलट की कोशिश और ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या। इन दोनों को बाकायदा अमेरिका और इजराइल के ज़रिए इस सूचना को और इस नापाक इरादे को, इसको पब्लिक किया गया, आम जनता को बताया गया, पूरी अंतर्राष्ट्रीय बरादरी को बताया गया। इन दोनों मकसद में फ़िलहाल आज के दिन, आज की तारीख में, इस घंटे, क्योंकि कोई भी भरोसा नहीं है जैसे मैंने आपसे कहा, कम से कम ये दोनों मकसद नाकाम होते हुए नज़र आ रहे हैं। और फिर मुझे दूसरी फिल्म की याद आती है, डबल जेपर्डी के नाम से। ये 90 के दशक की ये फिल्म है हॉलीवुड की, जिसमें एशली जज जो हैं वो, उनको सज़ा मिलती है कि उनके अपने पति की हत्या के लिए, वो हत्या जो उन्होंने नहीं की। तो डबल जेपर्डी कानून की भाषा में हम देखें तो इसका मतलब कि अगर आपको उस गुनाह की सज़ा मिल चुकी है, जो गुनाह आपने किया ही नहीं, तो आपको ये पूरा अधिकार है कि अब आप उस गुनाह को, उस जुर्म को अंजाम दे दें। मैंने इस फिल्म की चर्चा इसलिए की क्योंकि ईरान को न्यूक्लियर हथियार रखने के लिए अमेरिका ने, इजराइल ने, दोनों ने उसके ऊपर हमला किया, उसका भारी नुकसान किया। तो क्या अब ईरान को ये हक है कि उस जुर्म की, उस गुनाह की सज़ा जो उसे मिल चुकी है, कि अब जबकि जंग ख़त्म हो चुकी है, तो क्या वो न्यूक्लियर जो हथियार हैं उन्हें हासिल कर सकता है? ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ, इस सवाल का जवाब कि क्या आप ये समझते हैं कि ईरान को ये हक है कि अब वो न्यूक्लियर हथियार अपने दम पर हासिल करे, उसी तरह से न्यूक्लियर हथियार हासिल करे जैसे भारत के पास हैं या पाकिस्तान के पास हैं या नॉर्थ कोरिया के पास हैं? इस तरह से क्या ये माना जाए कि ईरान के ऊपर ये हक है इतना नुकसान उठाने के बाद? अब यहाँ पर कई तरह के सवाल जो मैं आपको जिन सवालों के साथ छोड़ के जा रही हूँ, सबसे बड़ी बात, उसमें मुझे भी इस पर विश्वास नहीं है कि इसमें जो क्या विश्वास किया जा सकता है डोनाल्ड ट्रंप और साथ ही इजराइल की इस पूरे, जो मैं कहूँगी, ये जो दावे किया जा रहा है कि सीज़ फायर हो गया, क्या अब कोई जंग नहीं होगी? और आखिरी सवाल, बहुत अहम सवाल, कि क्या इस पूरी कमज़ोरी के, मैं कहूँगी, एक आम नुमाइश के बाद, ये पूरा जो पब्लिक स्पेक्टिकल हमने देखा, उसके बाद क्या ये माना जाए कि अमेरिका की जो एक छत्र राज था, जो इसकी पूरी ताकत है, उसको पूरी दुनिया में चुनौती मिली है? द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब